बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करेंगे। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अख्तर मेंगल का कहना है कि मैं इत्तेहाद खत्म करता हूं। उन्होंने कहा कि ऐवान में मौजूद अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, ऐसा कहना था अख्तर मेंगल का। उन्होंने खुद को इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि उनका कहना था कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है और अफसोस की बात है कि यहाँ उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जबकि अख्तर मेंगल का कहना है कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है और अफसोस की बात यह है कि उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से टीवी टुडे के नुमाइंदे राना कामरान। जी राना कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ जो किया गया इत्तेहाद था उससे अलहदगी का ऐलान कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सरदार अख्तर मेंगल का ये कहना था कि मैं ईवान में आज ये ऐलान कर रहा हूँ बाकायदा तौर पर कि मैं पीटीआई के साथ अपना इत्तेहाद जो है वो खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारा जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद था वो कुछ शराइत पे मबनी था और कुछ हुकूमत ने वादे किए थे जिनकी पासदारी नहीं की गई। जो मेन बात थी इत्तेहाद की वो थी मिसिंग पर्सन के हवाले से कि मिसिंग पर्सन जो भी बलूचिस्तान से लोग उठाए गए हैं जो मिसिंग है, हुकूमत उनको वापस करेगी और वो अपने लवाहिकीन से मिलेंगे। जबकि उस पर कोई अमल, उसका कहना था कि एक लड़की जिसका भाई लापता था तकरीबन 4 साल वो लड़ती रही है और पिछले दिनों उस लड़की ने खुदकशी कर ली है, तो आज उसकी एफआईआर मैं किसके खिलाफ कराऊं। तो अख्तर मेंगल का ये भी कहना था कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है। अगर आप पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको बलूचिस्तान के साथ किए गए मुआहदों पर अमल करना पड़ेगा और बलूचिस्तान को साथ लेके चलना पड़ेगा। जबकि अगर सूरजात के हवाले से बात की जाए, जो ज़ाहिर के हवाले से बात की जाए, तो बलूचिस्तान को किसी भी हवाले से अकोमोडेट नहीं किया जाता और ना ही उसको हिस्सा दिया जाता है। उनका कहना था कि आपके साथ हाथ मिलाया था, आपके साथ गिला नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये बावर करा रहे हैं कि अगर आप हुकूमत अपने जो वादे हैं उनकी पासदारी करेगी। उन्होंने कहा कि हम पे ये भी इल्जाम लगाया गया था कि जो अरकान असम्बली है, जो 4 अरकान असम्बली हैं, वो 10 अरब रुपए में बिक गए और ये बिकाऊ माल है, लेकिन हमने इसके बावजूद अपना वादा निभाया है। और उसको उन्होंने कहा कि आपका एक एक बाल जो है वो बलूचिस्तान का कर्जदार है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान की वजह से बलूचिस्तान का मकबूजा और मरहून मिन्नत है वो पाकिस्तान तरक्की के लिए। अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो उसको बलूचिस्तान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा और बलूचिस्तान के वसाइल में से बलूचिस्तान को हिस्सा देना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया राना कामरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि हमारी कुछ शराइत थी जिनकी पासदारी नहीं की गई है, जब तक उनकी पासदारी नहीं की जाएगी हम साथ मिलकर नहीं चल सकते। उनका कहना था कि बजट के हवाले से भी हमें खदशात हैं और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने जो हमारे साथ वादे किए थे उन वादों पर पूरा नहीं उतरी है, इसलिए उन्होंने अलहदगी का ऐलान जो है वो कर दिया है। अख्तर मेंगल का कहना था कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के लिए हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है, ऐसा कहा कौमी असम्बली के इजलास में अख्तर मेंगल साहब ने। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहाद खत्म करते हैं, हम मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर नहीं चल सकते। हमारी कुछ शराइत थी जिनकी पासदारी नहीं की गई, कुछ वादे थे जिनको पूरा भी नहीं किया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हम लाइन पे लेंगे डायरेक्टर न्यूज टीवी टुडे हनीफ कमर साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर बताइएगा कि अख्तर मेंगल साहब ने इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जी, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी जो बीएनपी मेंगल के नाम से बलूचिस्तान में रजिस्ट करती है और ये मरकज में 4 नशिस्तें हैं इस वक्त कौमी असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है। ये 2-3 जो ग्रुप्स हैं बड़े जिनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, उनमें MQM है, बलूचिस्तान मेंगल, ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, मेंगल ग्रुप, और कुछ आज़ाद अरकान हैं। ये वो लोग हैं जिनके ताउन से और जिनके तवस्सुत से पीटीआई की हुकूमत कायम है। और ये इससे पहले भी अख्तर मेंगल साहब ने एक दफा धमकी दी थी अलहदा होने की, और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ और अख्तर मेंगल साहब को मना लिया गया। इसी तरह MQM भी अक्सर नाज नखरे दिखाती रहती है हुकूमत को, लेकिन उसके बाद फिर
کچھ رو اور کچھ دیو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے حکومت جو ہے فلیکسیبل ہوتی ہے اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. سب سے بڑی اتحادی کاف لیگ ہے, اس کا بھی اسی طرح کا ایشو ہے کہ جب بھی حکومت کسی کرائسس میں آتی ہے تو وہ بھی اپنے بینیفٹ لے کے سودے بازی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بار حکومت کا حصہ بن جاتی ہے. اس وقت جو بجٹ کے موقع پر بی این پی کے جو سربراہ ہیں اختر جان مینگل, انہوں نے جو اس وقت قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے اور اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں اور باضابطہ طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. یہ اگرچہ اس وقت اتنا تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے حکومت کو فوری طور پر کوئی خطرہ ہوگا, لیکن بہرحال یہ حکومت کے لیے بہت بڑا الارم ضرور ہے, خطرے کی گھنٹی ہے کہ اختر مینگل جیسے لوگ جب مسلسل کمٹمنٹ ان کے ساتھ کی جاتی ہیں اور پھر پوری نہیں ہوتی, وہ ایک وقت پہ آ کے جب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ان کے کیا تحفظات ہیں. انہوں نے اکثر ذکر کیا کہ میرے کچھ تحفظات ہیں جن کو دور کیا جائے, اور پچھلی بار کمیٹی بھی بنی تھی جو ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, تو کیا وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے؟ ان کے ایسے کون سے تحفظات تھے کہ انہوں نے علیحدگی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا؟ اختر مینگل صاحب نے اپنے مطالبات اور تحفظات بڑے واضح طور پر جب انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا تحریک انصاف کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی سامنے رکھے تھے. سب سے بڑے مسائل وہ ایسے مسائل ہیں جو کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت کے خود عمران خان کے بس میں ہی نہیں ان مسائل کو حل کرنا. ان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے شاید حکومت بھی اپنا نہیں اتنی قدرت رکھتی کہ اس کو حل کر پائے. اس کے بعد گیس کی رائلٹی کا مسئلہ ہے, بلوچستان کو خود مختاری دینے کے حوالے سے مسائل ہیں, ان کو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے مسائل ہیں. تو یہ ان کے جو میجر جو مطالبات ہیں ان میں سے یہ ایسے پتھر ہیں جو شاید بھاری پتھر جو حکومت ہلا ہی نہیں سکتی, لیکن اس کے باوجود حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی اور وہ کمٹمنٹ کا پاس رکھا اب تک اختر جان نے, لیکن اب انہوں نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اسی دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے دنوں وہ جہانگیر ترین کی ہوئی. جہانگیر ترین کو اپنا چینی اسکینڈل میں ان کا نام آ گیا اور اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ناراضی ہو گئی, وہ باہر چلے گیا اور اس وقت وہ بھی وہاں پہ جا کر برطانیہ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں. اسی طرح جہانگیر ترین کا ایک دھڑا ہے, بڑا مضبوط دھڑا ہے, خاص طور پر پنجاب میں. پنجاب کی پالیٹکس پر بڑا اثر انداز ہو سکتے ہیں جہانگیر ترین, اگرچہ وہ نااہل بھی ہیں اور اس وقت شوگر اسکینڈل میں وہ بڑے مطلوب بھی ہیں, اس کے باوجود وہ سیاست میں بڑے زبردست طریقے سے. حنیف قمر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جس طرح کی ناراضگی جو ہے وہ آپ نے بھی بتائی اور دیکھنے میں بھی آ رہی ہے, تو ایک طرف تو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, دوسری جانب یہ علیحدگیاں بھی ہو رہی ہیں, اتحاد ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے, جبکہ جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں, تو حکومت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے؟ تحریک انصاف کی حکومت سیاسی ویژن سے آ رہی ہے شروع سے ہی. اگر اس کو دیکھیں تو اس کے فیصلوں میں وہ سیاسی گہرائی نظر نہیں آتی جو ایک سیاسی پارٹی کے اندر ہوتی ہے. اور کچھ جو تحریک انصاف کی کنسٹرکشن جس طرح ہوئی ہے, جس طرح تحریک انصاف حکومت میں آئی اور آنے کے بعد اس کے ساتھ جن جن لوگوں کو ملا دیا گیا یا جو لوگ اس کے ساتھ مل گئے, اس کے بعد اس طرح کے سیاسی فیصلے کرنا عام طور پر اس کے بس میں بھی نہیں رہتا. تو یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, یہ جو اتحادی ہیں خاص طور پر عمران خان کے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, بی این پی مینگل ہو یا مسلم لیگ کاف ہو, یہ سارے کے سارے لوگ کہیں سے اشارے کے منتظر رہتے ہیں. جب تک ان کو وہاں سے گرین سگنل نہیں ملتا وہ حکومت کے ساتھ ہیں, چاہے حکومت کچھ کرے پھر بھی ساتھ ہیں, نہ کرے پھر بھی ساتھ ہیں. لیکن جب کہیں اور سے ان کو اشارے مل جاتے ہیں تو انہوں نے وہاں سے پھر اڑن چھو ہونے میں دیر نہیں لگا. سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اختر مینگل صاحب اب یو ٹرن لیں گے یا صرف اپنی دکھا رہے تھے کہ ہم یہ اتحاد ختم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پچھلی بار بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم اتحاد ختم کر دیں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا, تو ابھی یہ جو انہوں نے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تو کیا مذاکرات ہو کے دوبارہ سے انہیں جو ہے یہ یو ٹرن لے لیں گے؟ خیال ہے خود اختر جان مینگل کی اپنی پوزیشن بھی اسٹیک پہ ہے. اگر وہ بھی بار بار اسی طرح کرتے رہے کہ حکومت کو دھمکی دی علیحدہ ہونے کی اور پھر مان گیا, تو ان کے بھی ووٹر ہیں, ان کا بھی حلقہ ہے, وہ بھی ایک جگہ سے نمائندگی کر رہے ہیں. اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ عوام کے ووٹ لے کر آئی ہے, انہیں بھی اپنے ووٹرز کو جواب دینا ہوگا. پھر جب ہم اس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ اپنے دھمکی دیتے ہیں اور پھر مان جاتے ہیں, یہ ان کے ووٹرز بھی یہ بات کہیں گے. اس لیے اس بات کا اب امکان نہیں ہے, زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مان جائے.
लेकिन बहरहाल सियासत में हर तरह के इम्कानात मौजूद रहते हैं, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा भी, फिर भी ये इमरान खान की हुकूमत के लिए, पीटीआई की हुकूमत के लिए बहरहाल ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि जहांगीर तरीन भी उनसे नाराज हैं, डिलीवर नहीं कर पा रही हुकूमत। जो कोरोना की सूरत हाल मुल्क में है उसमें जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है आम गली मोहल्ले में डिस्कस हो रही है, आम आदमी उससे कतई तौर पर जो है वो मुतमईन नहीं है। इस सारी सूरत हाल में जब इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर भी डेवलप होंगे, पिछले दिनों खुद काफ लीग जो है, काफ लीग की क़यादत वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है और खुल्लम खुल्ला हुकूमत पे तनकीद कर चुकी है। उसके बाद फिर उनको एक दफा मनाया गया। अब ये रूठने और मनाने का सिलसिला कितनी देर तक जारी रहेगा? बिलाखिर इसको किसी मंतकी अंजाम को तो पहुंचना होगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको ओपोजिशन मुत्तहिद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर जानिब से इमरान खान की हुकूमत की तरफ से अदम जो इत्मीनान है वो देखा जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ओपोजिशन फिर से इकट्ठी हो जाएगी, मुत्तहिद हो जाएगी? इमरान खान की हुकूमत पे ये खास तौर पर ब्लेसिंग है कि उनको हर दफा, बल्कि हर दफा क्या, शुरू से ही जब से वो इक़्तिदार में आए हैं उनको अपोजिशन ऐसी मिली जिसके सामने बिल्कुल अमकानात के दरवाजे, पॉलिटिकल अमकानात के उस वक्त बंद ही नजर आए। इस वक्त भी अपोजिशन तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद कोई बड़ी तहरीक लॉन्च करने की पोजीशन में नहीं है। कोई इस तरह हुकूमत के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं बन सकती। लेकिन अगर हुकूमत ने भी अपने रवैये पर नजरसानी न की और अपने दोस्तों को वो नाराज करती रही और उसकी जो इत्तेहादी हैं वो रूठते रहे, तो फिर एक ना एक दिन अपोजिशन में जान पड़ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो इतनी जल्दी कोई ऐसा सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली को नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि शहबाज शरीफ जब कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं तो इवन चाइना ने भी उन्हें ये ऑफर किया कि आप यहाँ पर आ जाएं, आपका इलाज करवाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मंजूर नजर है इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब जिस पंजाब के वजीर आला रहे, बरसों उनका इक़्तिदार रहा उनकी पार्टी का, तो उनके इंटरनेशनल राब्ते हैं। खुद चाइना के साथ जितनी भी सी पैक के मामले में डीलिंग की शहबाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में अमली तौर पर वजीर खारजा जो थे वो शहबाज शरीफ ही थे। तो जब शहबाज शरीफ इंटरनेशनल मामलात में डीलिंग कर रहे थे, सी पैक के मामलात डील कर रहे थे, तो ज़ाहिरी तौर पर उनके ताल्लुकात फिक्री तौर पर कायम होना थी चाइना के साथ। उनकी चाइना की क़यादत के साथ बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही है। तो इस वक्त वो बीमार हैं, तो अगर चाइना ने उनको इस तरह का पेशकश की है इलाज के हवाले से और उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं। इस तरह सबके साथ ही होता रहता है। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक दूसरे का हाल अहवाल पूछती है। दूसरे मुल्कों के लोग भी जब आप इतने अर्सा इक़्तिदार में रहे हूँ तो रवाबत होते हैं, वो पता करते हैं। और चाइना के साथ मुस्लिम लीग नवाज से खास तौर पर रवाबत थे। सी पैक का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और सी पैक के मामले में बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप चल रही थी चाइना के साथ शहबाज शरीफ की। तो चाइना ने उसी तनाज़ुर में अगर पेशकश किया तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हमें बताई इस हवाले से कि ये जो अदम इत्मीनान और अदम इत्तेहाद का हवाले से इन्होंने बात की है कि ऐलान कर दिया गया है कि हम इत्तेहाद ख़त्म करना चाहते हैं। उनका कहना ये था कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें दूर नहीं किया गया, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ वादे किए गए थे जिनकी पासदारी भी नहीं की गई। बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब अख्तर मैंगल का कहना था कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है यहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास जारी था जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इत्तेहाद ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि इमरान खान के साथ और इमरान खान की हुकूमत के साथ कुछ वादे थे जिनकी पासदारी नहीं की गई। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें दूर करने के हवाले से पहले भी कहा गया, लेकिन मुज़ाकरात किए गए और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया और दोबारा से वैसा ही हो रहा है। एक जानिब तो बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत को इन मुश्किलात का सामना है कि इत्तेहादी जो है वो उनसे इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान भी बारहा कर चुके हैं। आपको बताएं कि बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान किया है, जबकि अख्तर मैंगल का कहना है ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात भी करते रहेंगे। जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर उनकी आवाज़ सुनने वाला भी
कोई नहीं है। वादों की पासदारी भी नहीं की गई। उनका कहना था कि कई लोग उठा लिए गए हैं, उनको भी वापस कर लिया जाए। और उनका कहना था कि एक लड़की जिसका भाई कई अरसे से लापता था, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है, मैं किसके खिलाफ जाके ये मुकदमा दर्ज करवाऊं। उनका कहना था कि हम पर जो है वो बिकाऊ का इल्जाम भी आयद किया गया, लेकिन हमने वफादारी की है, हमने वफा निभाई और हमने इनका साथ दिया है, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, इसलिए हम अलहदगी का ऐलान करते हैं। शहबाज शरीफ भी कोरोना वायरस में मुब्तला हुए तो तब वहाँ पर उन्हें प्रॉपर किस्म से और चाइना की जानिब से उन्हें इलाज की पेशकश भी की गई थी। अभी BNP मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अख्तर मैंगल का कहना था कि ऐवान में मौजूद अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है यहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्होंने इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। BNP मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान किया और ये ऐलान उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इत्तेहाद ख़त्म करते हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें दूर नहीं किया जा सका, कुछ वादे थे जिनकी पासदारी भी नहीं की गई। उनका कहना था कि हमने वफा निभाई, हमें बिकाऊ भी कहा गया, इसके बावजूद भी हमने साथ दिया, हम वफादार रहे, लेकिन इस हुकूमत ने हमारे वादों की पासदारी नहीं की, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए, इसलिए हम हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं, हम इत्तेहाद ख़त्म करते हैं। उन्होंने मज़ीद यही भी कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। अख्तर मैंगल का कहना था कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। BNP मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान आज उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास जो था उसमें उन्होंने किया था। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार सुलेमान आबिद साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, अख्तर मैंगल साहब ने इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। देखिए, अख्तर मैंगल साहब और हुकूमत के दरमियान जो सियासी आंख मचोली का खेल है, ये पहले भी जारी रहा है। कई मौकों पर उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया और फिर उनका हुकूमत के साथ मामला तय हो गए। अभी भी मुझे लगता है कि जिस किस्म का उन्होंने ऐलान किया है कि जो बहुत से मामला उनके तय हुए थे वफाकी हुकूमत से, वो वादे पूरे नहीं हो रहे होंगे, तो परवेज खटक साहब और कुछ लोग जाएंगे, अख्तर मैंगल साहब को दिलासा देंगे और दिलासा दे के फिर उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो जो दौड़ तो कुछ लो और कुछ तो की बुनियाद पर दोबारा मामला तय हो सकता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अपोजिशन में वो दमखम नहीं है कि अख्तर मैंगल साहब जो है अगर हुकूमत से लहदा होते तो जाएंगे कहाँ पर। तो इस वक्त कोई ऐसी अपोजिशन तो है नहीं, ना कोई अपोजिशन की बड़ी एक्टिव सियासत हो रही है तो उनको बड़ी स्पेस मिल सकेगी। और हमेशा ये जो छोटी जमातें होती हैं, इनकी कोशिश होती है कि हुकूमत के साथ अपनी कोलिशन को बिल्ड करके ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो गेन करने की कोशिश करें। तो मैं तो इसको एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के तौर पे देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में PTI की हुकूमत के और मैंगल के दोबारा मामला जो है। सुलेमान आबिद साहब, ये मुज़ाकरात तो पहले भी परवेज खटक जब अपनी एक टीम लेकर गए थे, मुज़ाकरात किए गए थे, तब भी आके यही कहा गया था मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तो फिर अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर से ये अलहदगी का ऐलान क्यों कर दिया गया? देखिए, उसकी बड़ी वजूहत है कि जो वादे करती है हुकूमत, फिर अगर उस पर सही तरीके से अमल दरामद ना हो, जो तरक्याती पैकेज वो मांगते हैं, डेवलपमेंट फंड मांगते हैं, अगर उस पर अमल दरामद ना हो तो फिर यकीनी तौर पर वो भी एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर दोबारा जो है थ्रेट पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो बुनियादी इख्तिलाफ है कि जो बलूचिस्तान पैकेज के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंगल की हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो हमें दे, वो उसमें कोई रुकावट हो रही है और उसकी रुकावट की बड़ी वजह मौजूदा माशी बहान नजर आ रहा है। इस सिचुएशन में शायद उस तरह से डेवलपमेंट फंड मिलकर देना कोई आसान काम नहीं है। तो लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई ना कोई राह जो है वो परवेज खटक साहब और कुछ लोग मिलकर मैंगल साहब से निकालेंगे। ये कोई मुस्तकिल जो है बुनियादों पर जो इस वक्त लड़ाई सामने आई है, अलर्जी सामने आई है, शायद ये ना रह सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, एक जानिब तो बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी जानिब अलहदगी का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया, इत्तेहाद खत्म करने का, तो हुकूमत पे इस सब का क्या असर पड़ेगा? देखिए, हुकूमत पे असर ये पड़ सकता है क्योंकि आपको पता है मरकज में हुकूमत जो है वो चंद वोटों के ऊपर खड़ी है और उसमें खासतौर पे MCM का, मैंगल ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल है और चौधरी बरादरान का, मुस्लिम लीग काफ का। तो यकीनी तौर पर अगर वो मुस्तकिल बुनियादों पर अलर्जी का ऐलान कर देते हैं तो जो नंबर गेम है उसके अंदर जो है ना फर्क पड़ सकता है, मेरा अपना ख्याल है। माँ सिवाय इसके कि फिर कोई आज़ाद अरकान जो है मजीद शामिल हो PTI के अंदर या हुकूमत के अंदर से कुछ लोग शामिल हो, तो मेरा ख्याल है कि वो स्टेज नहीं आएगी और शायद ये सिचुएशन क्रिएट ना हो। उस आने वाले दिनों में जो है कोई मामला तय हो सकता है।
اچھا سر، یہ بھی بات بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اکٹھی متحد ہو رہی ہے ایک بار پھر سے تمام، کیونکہ علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا گیا جبکہ جہانگیر ترین صاحب بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ اتحاد میں آ جائے گی؟ اس اپوزیشن میں وہ دمخط نہیں ہے جی اور نہ یہ اکٹھے ہو سکیں گے اور نہ ان کی کوئی جوائنٹ جو ہے نا کوئی اثر نظر آ سکیں گی، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کے سامنے دونوں بڑی جماعتوں کے سامنے نواز شریف اور شریف خاندان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کچھ معاملات میں ریلیف چاہتا ہے، جی عدالتوں سے ریلیف چاہتا ہے، اپنے خلاف مقدمات سے ریلیف چاہتا ہے، یہی صورتحال آصف علی زرداری کی بھی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اس حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، اگر ان کو خطرہ ہے تو اپنی پرفارمنس سے ہے، اپنی حکومت سے ہے، اپنے اندر کے لوگوں سے ہے، اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سینئر تجزیہ کار سلیمان عابد ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں مزید اس حوالے سے بتایا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف متحد ہو سکے۔ اختر مینگل صاحب نے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ایوان میں، ان کا کہنا تھا کہ ایوان میں موجود رہیں گے اور قیادت جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان سٹیلز ملز کی نجکاری کر کے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بی این پی مینگل نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ایوان میں موجود رہیں گے اور اپنی بات کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ تحفظات تھے جنہیں دور نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعظم عبدالصمد یعقوب صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے تحفظات تھے جن پر اختر مینگل صاحب نے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا؟ دیکھیں جی، اختر مینگل صاحب ہمارے لائے ہیں اور ایک نہایت ہی جاندیدہ سیاستدان ہیں اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے بجٹ کے دوران بھی یہ غالباً یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جب انہوں نے اپنی ناراضگی اور تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پھر اسی دوران ایک مذاکراتی ٹیم حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی تھی جو ان سے ملاقات میں ان کو کافی حد تک کنونس کر لیا تھا، اور انہوں نے بجٹ کے حق میں ہی ووٹ دیے تھے۔ تو شاید ابھی بھی وہی سینیریو لگ رہا ہے کہ ان کے شاید اس بجٹ کے حوالے سے اپنے کچھ اس بلوچستان کے مطالبات یا لاپتہ افراد کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے، تو ابھی بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید ان کو منا لیا جائے گا، کوئی ایسا کوئی ایڈونچرس سچویشن نہیں ہوگی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اتحاد ٹوٹنے کے بعد کس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو یا پھر اختر مینگل صاحب کو؟ دیکھیں، جب بھی کوئی اتحادی حکومت ہوتی ہے جو یعنی کہ میجورٹی پارٹی ہونے کے ساتھ جب اس کے ساتھ لائے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اتحادیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ان کی 4 سیٹیں ہیں، وہ تو شاید غالباً ابھی بھی اپوزیشن بینچ میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ مشکلات ہمیشہ حکومت کے لیے، اور حکومت ہر وقت حکومت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتی ہے، اور کہیں بھی اگر ان کے تحفظات ہوتے ہیں تو ان سے مشاورت کی جاتی ہے، مذاکرات کیے جاتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے۔ تو وہ کہیں ایم کیو ایم ہو، وہاں ایم کیو ایم سے اگر ناراضگی کا کوئی سلسلہ ہو، یہ سلسلہ یہ ہماری پارلیمانی روایات، ہمارے ہر دور میں یہ چیز چلی آ رہی ہے، جو وہ اتنی بڑی ہم اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اختر مینگل صاحب کو بھی منا لیں گے۔ سر، اختر مینگل صاحب بھی ناراض ہیں، دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب بھی ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کی مثال دینا تو ارریلیونٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ تو ان کا ایک تعلق ہے، وہ تو پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی نہیں رہے جب سے ڈسکوالیفائی ہوئے، تو ان کی ناراضگی یا ان کی جو ہے وہ تو ان کا ایک ذاتی تعلق کے حوالے سے ہو سکتی ہے، مگر اس وقت بات تو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ حکومتی حلقوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اقتدار میں تو جہانگیر ترین صاحب کا کوئی اسٹیک نہیں ہے نا۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ہمارے ساتھ موجود تھے آپ عبدالصمد یعقوب صاحب، جنہوں نے ہمیں مزید تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ حکومت پر جو اثرات پڑیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گے۔
अख्तर मेंगल साहब ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अख्तर मेंगल का कहना है कि ऐवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील्स मिल की निजकारी करके हज़ार लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं। उनका कहना था हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर नहीं किए गए। इससे पहले भी परवेज़ खट्टक साहब के साथ एक कमेटी उनके साथ मुज़ाकरात के लिए गई थी। मुज़ाकरात कामयाब हो गए ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। एक जानिब तो बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने के ऐलान कर रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन साहब भी हुकूमत से नाराज़ हैं। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अख्तर मेंगल का कहना है कि ऐवान में मौजूद और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हज़ारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। और अब आपको अफसोसनाक खबर देंगे कि तारिक अजीज देखती आंखों और सुनते कानों को सौगवार कर गए। मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तारिक अजीज ने नीलाम घर से शोहरत पाई थी, फिल्मों में भी काम किया। पहली फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज हुई थी। कारगराज में सियासत में भी उतरे और रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान का अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। बात करेंगे अब कोरोना वबा की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वबा बेकाबू हो गई। लाहौर के 21 इलाकों की 61 गलियां, मोहल्ले और ब्लॉक्स बंद कर दिए गए। रामनगर, बिलाल पार्क, गिला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड, ताजपुर, शादबाग, बेगम कोट, गुलबर्ग, जोहर टाउन, कैनाल व्यू सोसाइटी, वाबडा टाउन, अस्करी टेंट, कैलवरी ग्राउंड, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, जल्लो मोड़, मनावा और बाटापुर के इलाके सील कर दिए गए हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। बरतानिया में डेक्सामेथासोन से नताइज मस्बत आए हैं। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में भी वाज़ेह कमी होगी। WHO ने भी इस दवा को कोरोना मरीजों के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। गलियां, मोहल्ले और ब्लॉक्स बंद कर दिए गए हैं। लाहौर के जिन इलाकों को बंद किया गया है उनमें रामनगर, ब्लॉक पार्क, किला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड, ताजपुर, शादबाग, बेगम कोट, गुलबर्ग, जौहर टाउन, कैनाल व्यू सोसाइटी, वाबडा टाउन, अस्करी टेंट, कैलवरी ग्राउंड, उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, जल्लो मोड़, मनावा और बाटापुर शामिल हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे शराज निसार से। जी शराज निसार, बताइएगा, इन इलाकों को सील कर दिया गया है। जी, रात 12 बजे जो है स्मार्ट लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया, उसके बाद फौरी तौर पर जो है पुलिस हरकत में है। CCP और लाहौर जुल्फकार हमीद और DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने एक हंगामी मीटिंग के बाद जो है वो 3000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई। इस स्पेशल ड्यूटी पर मामूर किए गए कि जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर जो हुकूमत पंजाब की तरफ से SOP जारी किया गया है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन आज अभी हमने सर्वे किया है, जुज़वी लॉकडाउन है और लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए SOP पर जो अमल दरामद है उसको मुस्तरद कर दिया है। बेशुमार ऐसे इलाके भी लाहौर में देखने में आए हैं जहां पर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ शामिल हैं, जैसे गार्डन टाउन, इकबाल टाउन और कई दीगर भी ऐसे इलाके हैं जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन वहां पर लॉकडाउन नहीं है और पुलिस ने वहां पर नाके नहीं लगाए। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि इन इलाकों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और उनको हमने पम्फलेट के जरिए जो है वो आगाह कर दिया है कि आपके इलाकों में लॉकडाउन है, आप खुद ही अपने घरों में जो है वो आइसोलेट हो जाएं, घर में रहें, बाहर ना निकलें। और पीरू फोर्स और डॉल्फिन जो है वो इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनको ट्रबल स्पॉट के तौर पर लिया गया है और उन इलाकों में खासकर अंदरून शहर के गिरदनवा में और इसके अलावा बाटापुर, मनावा, बागबानपुरा और दीगर इलाकों में पुलिस ने वहां पर नाके भी लगाए हैं। लेकिन जो SOP जारी किया है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से उस पर हकीकी मानों में अमल दरामद जो है वो देखने में नहीं आ रहा, चूंकि ट्रैफिक भी वैसी है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश तो कर रही है, पुलिस ने उनको रोका भी है। अब रात गए CCP और लाहौर ने ये भी कहा था कि अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे, लेकिन आज सुबह से अभी तक ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस जो है वो खुद भी थोड़ा सा लीनियंट है। हम ये कह सकते हैं कि जो अवाम है, शहरी जो है
उन्होंने लॉकडाउन जो है, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से शुरू किया गया है, उसको मुस्तरद कर दिया है। और ये देखने वाली बात है कि जब तक जितने मर्जी एसओपी जारी हो जाएं, पुलिस जगह जगह पे नाके लगा ले, जब तक शहरी जो है वो खुद इस बात को ना सोचेंगे और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए वो पुलिस का साथ ना देंगे, इन एसओपी पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। शिराज मिर्जा, जैसे कि आपने बताया कि मुकदमा दर्ज करवाने का भी कहा गया था कि अगर कोई एसओपी पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, तो फिर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे? ये नहीं किया गया अभी तक जो है वो सीसीपी और से हमारी बात भी हुई है और उनका ये कहना है कि अभी हम लोगों में शऊर उजागर कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ ज़राए इबलाग के जरिए, जैसे पम्फलेट के जरिए भी उनको बताया गया है, और फिर मस्जिदों में भी ऐलान करवाए गए हैं। जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां की मस्जिदों में भी ऐलान करवाए गए हैं और लोगों को बावर कराया गया है कि आप अपने घरों में रहें, इन इलाकों में लॉकडाउन है। लेकिन यास्मीन राशिद जो सूबाई वजीर है, उन्होंने एक बात कह दी कि यहाँ पर जाहिल लोग हैं, उस पर सोशल मीडिया पे जो वो आग लगी हुई है। लेकिन लोगों का अगर रवैया देखा जाए, कोरोना वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग जो है वो नॉन संजीदा है, अभी तक जो है वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। शिराज मिर्जा, ये भी बताइएगा कि जिन इलाकों को सील किया गया वहाँ क्या पुलिस एहलकार तैनात नहीं किए गए जो लोगों को बाहर निकलने से रोक सकें, एसओपी पर अमल दरामद पुलिस करवा एहलकार मैं आपको बता चुका हूँ कि 3000 की नफरी इस वक्त जो है लाहौर के जितने भी इलाके लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इस वक्त 58 इलाके जो हैं लाहौर के जिन्हें ट्रबल स्पॉट के तौर पर लिया गया था। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये बाकायदा एक प्लानिंग और मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि किन इलाकों में कोरोना वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई, उन इलाकों में 3000 पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं और स्पेशल ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। आपको ये भी बताते चलूं कि लाहौर के 456 पुलिस एहलकार जो है उनमें कोरोना वायरस जो है उसकी तस्दीक हुई है और 156 जो है वो ठीक होकर वापस ड्यूटियों पे आ गए हैं। फ्रंट लाइन पे पुलिस मौजूद है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड कि जब तक शहरी जो है वो साथ नहीं देंगे, हम जितने मर्जी एसओपी बना ले, फिर झड़पें आपको जगह जगह पे नजर आएंगी। साथ नहीं देंगे, एसओपी पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। बरतानिया में डेक्सामेथासोन से नताइज मस्बत आए। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाक़या होगी। WHO ने भी इस दवा को कोरोना मरीजों के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि बरतानिया में इस दवा से नताइज मस्बत आए हैं। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाक़या हुई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस दवा से कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज जारी है। पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज में अहम पेशरफ्त करार दे दिया है। WHO ने कोरोना मरीजों के लिए इस दवा को खुश आइन कहा है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में रिकॉर्ड 136 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2975 हो गई। 5849 अफराद में वायरस की तशख़ीस से तादाद 1,54,760 हो गई है। अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 58,437 है। पाकिस्तान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी गले का फंदा बन गई। 24 घंटों में मजीद 136 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जो अब तक एक रोज में रिकॉर्ड अमवात हैं। सिंध में 886, पंजाब में 1149, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलूचिस्तान में 89, गिलगित बल्तिस्तान में 17, आज़ाद कश्मीर में 13, इस्लामाबाद में 90 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 5,849 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। मरीजों की तादाद 1,54,760 है। पंजाब में 58,249, सिंध में 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलूचिस्तान में 8,437, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164, इस्लामाबाद में 2,944 मरीज सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,41,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 81,45,000 तक जा पहुंची। 42,55,000 मरीज सेहतयाब हुए।
कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,40,000 जिंदगियां निकल गया है। मरीजों की तादाद 81,45,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,19,132, बरतानिया में 41,959, इटली में 34,405, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,547, जर्मनी में 8,910, ब्राजील में 45,546 अफराद हलाक हो चुके, जबकि कनाडा में 8,213, रूस में 7,284, भारत में 11,921, तुर्की में 4,842, ईरान में 9,065, अफगानिस्तान में 491 और सऊदी अरब में 1,052 अमवात हुई हैं। अभी आपको बराह रास्त सिंध असेंबली लिए चलते हैं, जहां वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश कर रहे हैं।